ऑल ऑफ यू नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा पर। अब से बायो में हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और टॉपिक वाइज में हम पूरी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाएंगे। थ्योरी के साथ साथ जो है, अब जैसे ये चैप्टर जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको, जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद जो है आप लोगों का एक सेशन ऐसा रखा जाएगा कि उससे रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनका सेशन रखा जाएगा। यानी कि जैसे मान लो आज मैं तुम्हें टॉपिक करवा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एक से या दो क्लासों में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो दो क्लासेस होंगी बच्चे, उसके बाद जो तीसरी क्लास होगी वो इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ आज हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सभी बच्चे इसको हेडिंग डाल लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई, रेस्पिरेटरी, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? श्वसन तंत्र। इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, तो उसमें हम बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जहां पर एक ऑर्गन नहीं, मल्टीपल ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक सिस्टम कह देते हैं, उसको हम एक तंत्र कह देते हैं। उन्हीं तंत्रों में से एक ये है जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों ने दो पॉइंट तो सबने सुने होंगे, दो बातें तो सबने सुनी होगी। एक तो होता है ब्रीथिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों अलग अलग हैं। एक तो होता है श्वसन और एक होता है सांस लेना। सांस लेना मतलब हम अंदर अपने ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, इसको हम ब्रीथिंग कह देते हैं, इनहेल और एक्सेल जिसको हम कहते हैं आमतौर पर। लेकिन रेस्पिरेशन जो है ना, वो सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन है क्या? एक्चुअल में जो हमने सांस ली है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गई है, वो जाकर हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि गैसों के एक्सचेंज से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यानी कि अब आप जो है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखोगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जब बच्चे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? श्वसन बोलते हैं। होता क्या है श्वसन? पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, श्वसन होता क्या है। एक्वायर एक्वायर एनर्जी बाय एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे लिख सकते हैं भाई। आदान प्रदान से गैसों के आदान प्रदान से आदान प्रदान से ऊर्जा ग्रहण करना या ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चे? को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। भाई, जैसे हम सब जानते हैं, हम कुछ भी खाएं, हम चाहे मोनोसेक्राइड खा रहे हैं, हम चाहे डाइसेक्राइड खा रहे हैं, चाहे हम पॉलीसेक्राइड खा रहे हैं, आमतौर पर तो हम जो है ज़्यादातर स्टार्च ही खाते हैं। हमारी चपाती के अंदर स्टार्च होती है, हमारे आलू के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होती है। ठीक है, तो जो हम पॉलीसेक्राइड ही आमतौर पर खाते हैं, हमें पता है हमारे शरीर में जाते ही वो सारा का सारा जो पॉलीसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे हम भाई स्टार्च खा रहे हो, चाहे आप फ्रक्टोज खा रहे हो, चाहे आप सुक्रोज खा रहे हो, सारी की सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के ऊपर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आती है, और वो ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करके इसके अंदर इसको किस में तोड़ देती है? CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी, है ना। इससे बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, ये वाले। और ये एनर्जी जो निकलती है, ये किस फॉर्म में निकलती है बच्चे? ATP की फॉर्म में निकलती है। या ATP को ही हम क्या कहते हैं? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राई, ये इसकी क्या होती है बच्चे? फुल फॉर्म होती है। या इसी को हम क्या कहते हैं? पावर करेंसी भी कहा जाता है। इसी को और क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है पावर करेंसी। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल पावर, सॉरी बायोलॉजिकल एनर्जी। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं बच्चे? इसको एक और नाम देते हैं हम क्या? बायोलॉजिकल एनर्जी। इसको हम क्या नाम देते हैं भाई? बायोलॉजिकल एनर्जी का नाम देते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। भाई, हमने कहा कि भाई ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को तोड़ा गया ऑक्सीजन से, और यहां से हमें क्या मिली? एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आगे सुनो भाई, जो रेस्पिरेशन है वो आपकी कैसी प्रक्रिया है?
एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो हमारा एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यानी कि ये आपकी एक उपापचयी प्रक्रिया है। ये आपकी क्या है? एक उपापचयी प्रक्रिया है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस वो होती हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड में होती है और हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी। उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे पाचन होना शरीर के, एक्सक्रिएशन होना शरीर से, रेस्पिरेशन होना, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? इन्हीं को हम सबको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमने अब बताया कि भाई श्वसन अब कैसी प्रक्रिया होगी? मेटाबॉलिज्म होगी, क्योंकि ये भी हमारे लिए एसेंशियल है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। अब इस मेटाबॉलिज्म में भी दो टाइप होते हैं, इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, होता है कैटाबॉलिज्म, और एक होता है एनाबॉलिज्म। इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। कैटाबॉलिज्म को हम कहते हैं अपचय और इसको हम कहते हैं उपचय। ये में इसको क्या बोला जाता है? उपचय। इसके अंदर भी अगर मैंने कहा कि रेस्पिरेशन जो है मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में भी ये कैसा है? ये आपका कैटाबॉलिज्म। भाई रेस्पिरेशन कैसा है आपका? रेस्पिरेशन जो है वो आपका बच्चे कैटाबॉलिज्म है। ये रेस्पिरेशन जो है ये आपका कैसा है? कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन कैसा है? कैटाबॉलिज्म। ने कहा कि भाई श्वसन जो है वो कैसा है आप लोगों का? वो एक अपचय है, कैटाबॉलिज्म है। अब आप ये कहोगे सर कैटाबॉलिज्म और ये ना क्या है? ध्यान से सुनो। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसका उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इसके अंदर बच्चे फ्यूजन होता है। इसके अंदर क्या होता है आप लोगों का? फ्यूजन होता है। फ्यूजन से मेरा मतलब है कि इसके अंदर होता है संलयन। इसके अंदर क्या होता है भाई? संलयन होता है। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ी चीज बनाते हैं। समझ में आई? जैसे तुमने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, तो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर आएगा? वो एनाबॉलिज्म के अंदर आएगा। आपने सुना होगा प्रोटीन की फॉर्मेशन। प्रोटीन जो है बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो वो किसके अंदर रखा जाएगा? एनाबॉलिज्म के अंदर रखा जाएगा। कैटाबॉलिज्म में कौन आएंगे? जहां पर बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट रहे हो। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, जो कि टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। ऐसे ही जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है, जो पाचन जो होती है ना, पाचन डाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, वो भी किस में आएगी? कैटाबॉलिज्म में आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे अणुओं में उनको तोड़ना क्या कहलाता है? तो अब आप ये समझ गए होंगे कि भाई रेस्पिरेशन जो है वो आपका एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसके अलावा तुम जब भी रेस्पिरेट करते हो तो जाहिर बात है हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। और सर्दियों में, अब जैसे सर्दियां चल रही है, तो हमें महसूस होता है, कई बार हम ऐसे हाथ करके जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो हमें थोड़ी सी गर्म महसूस होती है। मतलब ये हीट है जो हमारी बॉडी से क्या हो रही है? बाहर आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तुम सब जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, तो ये गर्म गैस होती है। यानी कि हमारे शरीर से एक तरह से हीट बाहर निकल रही है। तो जब भी किसी भी चीज में से हीट बाहर निकलती है, जिस भी प्रोसेस से हीट बाहर निकलती है, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन तो है ही, साथ में ये कैसी प्रक्रिया है बच्चे? साथ में ये आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है आप लोगों की? ये एक एक्सोथर्मिक है। ये आपकी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये कैसी है भाई? ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसके अंदर से हीट क्या हो रही है? बाहर निकल। और जहां से हीट इवोल्व होगी, जहां से हीट बाहर निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन, सॉरी, उसी को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हमने जाना कि भाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आप लोगों की मेटाबॉलिज्म भी है, उपापचय भी है। इसके अलावा इसको हम कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म तो एसेंशियल है इसलिए है, कैटाबॉलिज्म इसलिए क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक भी, यानी कि रेस्पिरेशन से हमें इतने सारे पॉइंट जो है याद रखने हैं। अब जब हम आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं। अब सब जानते हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। भाई तीन जो मुख्य रूप से हम जानते हैं, जो तीन सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मिलती हैं, वो कौन? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद आती है आर्गन, उसके बाद क्या आती है? आर्गन। फिर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी 1% में तुम्हें पता ना बाकी सारी गैसेज हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी गैसेज हमारे शरीर के अंदर जाती है। इनमें से कौन कितनी रखी जाती है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब आपको दो पॉइंट निकालने लिख ले हैं। एक है इनहेल, एक लिखना है आपने इनहेल।
और एक आपने लिखना है बच्चे एक्सेल। एक आपने क्या लिखना है बच्चे, एक्सेल। ठीक है। इनहेल का मतलब है कि कितनी हमने अंदर ली गैस, और एक्सेल का मतलब है कितनी हमने बाहर छोड़ी, कितनी हमने बच्चे बाहर छोड़ी गैस। ये जो है इसके अंदर फर्क होता है। देखो ध्यान से सुनोगे मेरी बात कि भाई हमें पता है इन्वायरमेंट में एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। ऑक्सीजन हमें पता है कि इन्वायरमेंट में कितने परसेंट होती है, 21% होती है, तो 21 के 21% जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है। नाइट्रोजन 78% होती है, तो 78 की 78% हमारे शरीर के अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.04% होती है, ये भी हमारे शरीर के अंदर इतनी जाती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 0.03% होती है, तो एक बार अपना डेटा चेक करना बेटा, ये 0.04 होती है। कई बुकों में 0.03 लिखा हुआ है मेरे को पता है, लेकिन ये 0.04 होती है इसकी परसेंटेज। अब 21% हम ले लेते हैं और छोड़ते कितनी है वापस, 16% जो है हम वापस छोड़ देते, रिलीज कर देते हैं। मतलब कुल ऑक्सीजन का हमने कितने परसेंट यूज किया, हमारे शरीर ने 5% जो है हमारे शरीर ने यूज कर लिया, बाकी को हमने क्या कर दिया, शरीर से बाहर निकाल। वही हम नाइट्रोजन की बात करते हैं 78%, इसका हमारे शरीर में कोई मतलब नहीं होता, ये जैसे जाती है वैसे ही वापस बाहर निकल आता। तो नाइट्रोजन 78% हमारे शरीर में गई और 78% ही हमारे शरीर से क्या हो गई, बाहर हो गई। वही अगर मैं इसकी बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती तो बहुत थोड़ी है, लेकिन हमारे शरीर से 3% बाहर आती है, क्योंकि हमने जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाया हमारे शरीर के अंदर, उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। तो इसके अंदर आपकी लगभग मान के चलो 2.96% मिल जाती है, और कुछ ये मिल जाती है, ये मिलके आपस में क्या हो जाती है बच्चे, बाहर आ जाती है। तो इस मात्रा में हम जो है गैसों को शरीर के अंदर लेते हैं, और इस मात्रा में जो है हम गैसों को शरीर से बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में ये चीजें हमारी क्या होती है बच्चे, चलती है। क्या इतनी बातें आप लोगों को मेरी समझ में आ गई, मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए, अब रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है ना, और वो ऑर्गन हमारे बहुत सारी चीजों से कनेक्ट है। जिसकी बात कर रहे हैं हम, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो हम कहते हैं आमतौर पर लंग्स। यानी कि लंग्स है हमारे पास जो रेस्पिरेशन में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। उनके बिना पॉसिबल ही नहीं हो, है ना। लंग्स है, फिर लंग्स जो है आपके, आपने सुना होगा एक ट्रैकिया होती है, श्वास नली जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू जुड़े होते हैं। वो ट्रैकिया हमारे गले में आकर यहाँ पर जो है आपका जुड़ा होता है, जहाँ से दो पाइप अलग अलग होते हैं, एक ओएसोफेगस होता है और एक ये ट्रैकिया होता है। ओएसोफेगस से फूड अंदर जाता है जो कि हमारे स्टमक में जाता है, ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है उससे हमारी गैसेस जो है शरीर के अंदर। सारी बातें आप लोगों ने सुन, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चे, लंग्स के बारे में। हमारे फेफड़े, लंग्स जो है, अगर मैं बात करूं इसकी स्टडी की, लंग्स की जो स्टडी होती है इसको क्या कहा जाता है, लंग्स की स्टडी को कहा जाता है बच्चे पल्मोनोलॉजी। पल्मोनो यानी कि लंग्स के बारे में पढ़ना, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। पल्मोनो मात्रा मूत्रा देख ले, पल्मोनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं लंग्स की, तो लंग्स का वेट कितना होता है। अब एक्चुअल में जब हम बात करते हैं वेट की, तो दोनों लंग्स का हमारा वेट होता है 1300 ग्राम, यानी कि 1.3 kg, यानी कि 1.3 kg। भाई 1300 ग्राम के होते दोनों के दोनों, क्या दोनों लंग्स समान होंगे, 650 के होंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लंग्स जो होते हैं ना बच्चे, हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है पहले जब मैं हार्ट पढ़ा था, मैंने उसमें ये बताया था कि हमारा हार्ट का जो 75% हिस्सा होता है ना, वो लेफ्ट की साइड झुका हुआ होता है। यानी कि लेफ्ट की तरफ उसका पोर्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारे हार्ट। तो लेफ्ट में जो है थोड़ी सी जगह जो है हार्ट को देनी पड़ती है लंग्स को। भाई लंग्स जो है वो थोड़ी सी जगह देंगे हार्ट को, ताकि वो भी अपनी जगह पे क्या हो, थोड़ा सा रह सके। इसलिए हमारा लेफ्ट वाला लंग क्या होता है, थोड़ा सा छोटा। इसलिए अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि भाई जो हमारा लेफ्ट लंग्स है, जो हमारा बाया फेफड़ा है, इसका वेट होता है बच्चे 600 ग्राम। इसका वेट कितना होता है, 600 ग्राम। और जो राइट लंग्स होता है हमारा, जो दायां फेफड़ा है हमारा, उसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है बच्चे 700 ग्राम। इसका वेट कितना होता है, 700 ग्राम। इसके बाद आगे बात करते हैं, भाई लंग्स जो हैं इनकी लोकेशन, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ये कहाँ पर है। आप कहोगे सर चेस्ट में है, हालांकि इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी।
छाती गुहा इसको बोला जाता है। या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बहुत अच्छा सा, तो हम बोलते हैं थोरेसिक ना, थोरेसिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को हिंदी में बोला जाता है वक्ष गुहा। कहाँ होता है बच्चे? ये वक्ष गुहा में मौजूद होता है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ। ये क्या है? इसकी हमारी लोकेशन। अब तुम सब जानते हो हमारे पास दो लंग्स हैं, दो में से एक लेफ्ट वाला जो है वो क्या है? थोड़ा सा छोटा। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं लंग्स के बारे में। अब जब हम आगे बात करते हैं लंग्स की, वेट के बारे में पढ़ लिया हमने, राइट और लेफ्ट लंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब थोड़ी सी आगे बात करते हैं हम लंग्स के बारे में, एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। मिनट रुकना भाई। जी बताइए भाई। देखिए भाई, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हमने पढ़ना है एक पॉइंट जिसका नाम होता है टाइडल। का नाम क्या होता है? टाइडल। इसको कहा जाता है ज्वारीय आयतन। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या अमाउंट ऑफ गैस डिलीवर्ड टू लंग्स थ्रू वन ब्रीथ। वन ब्रीथ तो बड़े आप कहोगे क्या लिख दिया? इसका मतलब ये होता है वह गैस की मात्रा, वह गैस की मात्रा जो फेफड़ों को दी जाती है या छोड़ी जाती है फेफड़ों द्वारा, या छोड़ी जाती है एक सांस दो, एक सांस में। जैसे तुमने एक सांस लिया, सांस में अपनी कितनी गैस बाहर छोड़ी या कितनी गैस अंदर ली, वो क्या होता है? उसी को हम टाइडल वॉल्यूम। इसको ऐसे लिखा जाता है वी। भी कोई पूछ ले तो इसको टाइडल वॉल्यूम बोल। ठीक है, अब आगे सुनना भाई। टाइडल वॉल्यूम, अब हमें मात्रा कैसे पता चलेगी कितना अमाउंट है? तो याद रखना, इसकी जो मात्रा होती है ना बच्चे, वो 6 से 8 ml पर केजी। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चे 70 किलो का हूँ, 1 किलो के लिए मेरे को कितनी चाहिए? 6 से 8, मैं मान लेता हूँ एवरेज 8 चाहिए मेरे। तो यानी कि अगर मैं 70 किलो का हूँ तो मैं एक सांस में कितनी ऑक्सीजन को अंदर ले जाऊंगा? कितने अमाउंट ऑक्सीजन को अंदर ले जाऊंगा? तो ये हो जाएगी लगभग कितनी भाई? 5600 मिलीलीटर। कितनी हो जाएगी बच्चे? 5600 मिली। कितनी हो जाएगी बच्चे? 5600 मिलीमीटर। कितनी होगी ना, सॉरी, 560 मिलीमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चे ये? 560 मिलीमीटर जो होगी, तो इतने अमाउंट को जो है मैं अपने अंदर ले जाऊँ एक सांस के द्वारा। ये पर वेट होती है, जितना जिसका जितना वेट उतने ही ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है भाई, कोई 80 का होगा तो और ज्यादा खींचेगा, 90 का होगा तो और ज्यादा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पर इतना अमाउंट है। एवरेज हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई एवरेज जो है, एवरेज अमाउंट जो होता है वो होता है आपका 500। एवरेज अमाउंट कितना होता है बच्चा? 500 ml। 500 ml जो है औसत हम जो है ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहा, और इसी को हम क्या कह देते हैं? टाइडल। चलिए, ये थोड़ी सी बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आप लोगों को याद रखना है, एल्वोली। चलो एल्वोली डायग्राम के बाद पढ़ा देंगे, पहले डायग्राम देख ले। अब लंग्स का डायग्राम बनाएंगे बच्चे आप मेरे साथ। डायग्राम बहुत, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी हमारे लिए अच्छा सा डायग्राम, तो बुरा बन जाए तो हंस। वाह, बात है अपने। हाँ हाँ
सब। वाह नखरे। हाँ। ठीक सब है ना, क्या काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना। बड़ा छोटा सही बन गया यार। हाँ, अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। चलिए भाई, अब बच्चे इसके बाहर बाहर एक लेयर भी बना, ये जरूरी है ये ले। पसंद अच्छी पढ़ाने वायो है ना? स्किप कर दे, सीधा इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर आ जाए, टाइम खराब। क्या बनाना। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम इसके पार्ट के बारे में। देखो भाई बच्चों, इसको हम कहते हैं, तुम क्या कहते हैं, या इसको हिंदी में कहा वायु ने, के अलावा तुम इसको एक नाम और देते हो, नाम देते हो पाइप का। तो आप क्या नाम देते हो पाइप का। इसकी जो लेंथ होती है ना, जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती लेंथ होती है 11 पॉइंट लेंथ होती है। ट्रैकिया के बाद में जो तुम ये बाहर वाली लेयर देख रहे हो, बाहर वाली लेयर, लेयर का नाम होता है लेयर, प्लूरा का हिंदी में भी नाम क्या दिया जाता है। ठीक है, ये प्लूरा लेयर होती है। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, लंग्स के बाहर वाली जो लेयर का नाम दिया जाता है प्लूरा। ठीक है, ये ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया के बाद बच्चे यहाँ पर आने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं,
इस वाले पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं बच्चे ब्रोंकी। हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। हिंदी और इंग्लिश में यही बोला जाता है। इसके अलावा तुम्हें एक और पॉइंट दिखा दे रहे होंगे, ये जो आगे आकर बट गए हैं इन हिस्सों, कैसे बटे हुए हैं, हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल, और इंग्लिश में इसको यही ब्रोंक्यूल। ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हें एक पॉइंट और दिखाई दे रहा होगा, अरे ये जो लास्ट वाले छोटे छोटे ऐसे वाले मैंने बनाए ना, ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एल्वियोली। तो हम क्या कहते हैं भाई? एल्वियोल। या हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? वायु ठक। क्या कहा जाता है? वायु को ठक, है ना। इसके बाद याद रखेंगे, एक ये मैंने ऐसे ये लगाई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनका नाम होता है सीलिया। का नाम क्या होता है भाई? सीलिया ही बोल। एक्चुअल में ये करते क्या है, जैसे नाक में जो बाल होते हैं ना हमारे नाक में बाल होते हैं, क्या करते हैं? हवा को छान के अंदर भेजते हैं। कई बार क्या होता है, पूरी तरह से हवा छन नहीं पाती और वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाती है, तो फिर आगे ये बैठे रहते हैं, कहते हैं आजा भाई हमारे पास आजा, हम छान देते हैं अभी इसको। तो ये वहां पर क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक लंग्स है, इसके बारे में हमें जानना है वन बाय वन सारी बातें। चलिए भाई, कुछ पॉइंट बनाते हैं और पॉइंटों को हम लिख। अब हमें ये पता है कि भाई वैसे तो लंग का काम क्या होता है बच्चे? लंग्स का वैसे काम होता है आपका एक तरह प्योरिफिकेशन करना, है ना भाई। जो प्योर ब्लड है वो क्या करता है? हार्ट के अंदर डाल, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से क्या करता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो हम पॉइंट बना लेते हैं, तो पॉइंट क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करूंगा बच्चे ट्रैकिया की बात करूंगा, मैं बात करूंगा, तो ट्रैकिया से तुमने सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि इसकी लेंथ होती है जो वो होती है 11.8 सेंटी। अब ये ट्रैकिया जाकर आगे दो भागों में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर आगे जाकर बढ़ जाता है ब्रोंक्यूल से, मतलब ये ट्रैकिया वाले ही पार्ट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये प्लूरा। प्लूरा क्या है? आप लोगों ने प्लूरा को लिख रखा है, तो प्लूरा को अगर आप लिखना चाहो तो प्लूरा को आप ऐसे लिख सकते, इज द आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या कहते हैं बच्चे? फेफड़े की बाहरी परत होती है। ये फेफड़े की क्या होती है? की परत होती है भाई। इसके बाद आगे सुनेंगे। अब भाई आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है जिसका नाम होता है एल्वी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एल्वियोली से ही क्या होता है? यहीं से होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस, एक्सचेंजेस ऑफ, ठीक है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। भाई एल्वियोली क्या करेंगे? ऑक्सीजन को दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ले फिर वापस छोड़ देंगे ट्रैकिया के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर। एल्वियोली का काम ही हो। लेकिन एल्वियोली में हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, एल्वियोली में तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एल्वियोली के अंदर जो एल्वियोली की संख्या होती है ना, इसके नंबर होते हैं, इसकी संख्या होती है, ये संख्या अच्छी खासी होती है भाई, 250 से 300 मिलियन, 250 से 300 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप हिसाब लगा लेना, ये सिर्फ एक फेफड़े में है। अगर मैं दोनों फेफड़ों की बात करता हूँ, दोनों लंग्स की बात करता हूँ, तो दोनों में कितने जाते हैं आपके? 500 से 600 मिलियन हो जाएंगे दोनों। और इन्हें कहा जाता है सेल ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या कहा जाता है बच्चे? सेल ऑफ रेस्पिरेशन, इसको कहा जाता है एल्वोली। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, तो याद रखना है सभी को। इसको एल्वियोली को क्या, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा सेल रेस्पिरेशन। ये वाले लिख लेंगे कोसी, श्वसन की कोशिका, ये क्या कहा जाता है भाई? श्वसन की, क्वेश्चन आया था श्वसन की कोशिका किसे कहा जाता है? वो एल्वियोली को। बस खत्म, बात खत्म हुई। लंग्स के अंदर और क्या पढ़ो, क्या जानोगे? यही है हमारे गैसों का एक्सचेंज, संख्या पता चल, तब इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं जो एल्वियोली होती है ना, इन्हीं के ऊपर जो है ना बच्चे आपकी वेन्स आई हुई होती है, वेन्स पर आई हुई है, वही जो है उनके अंदर से ब्लड आता है और ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड,
लंग्स का काम यहाँ पर आने के बाद अब लंग्स से कुछ नहीं बचा। अब अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे लिए जरूरी है। कि हमारे लिए क्या है बच्चे भाई, टाइप ऑफ श्वसन के मेनली जो श्वसन होता है वो आपका दो भागों में, एक क्या होता है, एक को हम बोलते हैं एरोबिक, क्या बोलते हैं, वायवीय, एक को हम क्या बोलते हैं एनारोबिक, बिक पीरेश, अवायवीय, अवायवीय। चलिए आप ध्यान से सुन, ये क्या होता है बच्चे, ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ये क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एयर, सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो तुमने सबसे इंपॉर्टेंट है, साइट, भाई कहाँ पे होता है, साइट मतलब जगह, कहाँ पे होता है, ये आपका होता है ये कहाँ पर होता है, माइटो, ये में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोले। ये जो होता है इसकी जो साइट होती है ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पता है ना, कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको हिंदी में, सेल में भरा रहता है ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियस और जो आउटर लेयर की मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में भरा होता है ये कोशिका द्रव्य, वो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होता है ये, प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ता है, एक तो साइटोप्लाज्म बोल, प्लाज्म बोल, इनमें में से एक होता है बच्चे, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद आगे बात, ये ज्यादातर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, और जो बड़े होते हैं साइज में, जैसे ह्यूमन हो गया, बड़ी बड़ी मछलियां हो गई, ठीक है, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जो मल्टी सेलुलर है, ये किस में होगा बच्चे, ये एक तो होता है आपका बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के, ठीक है। एक होता है बच्चे ये ईस्ट में, ईस्ट समझते हो ना, ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खमीर, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी, ये वही होता है जिसका यूज किया जाता है शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ठीक है। हाँ तो पता ही होगा तुम्हें थोड़ा बहुत, लिटल, तो ये खमीर बनाने में यूज होता है ईस्ट। इसके अलावा बच्चे इसी का यूज हम एक चीज़ बनाने में और करते हैं, ब्रेड बनाने, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फर्मेंट, किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जिसकी खोज लुईस पास्चर ने की, उसके द्वारा जो है हम इसका यूज करके किसको बनाने में, ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में। इसके अलावा बच्चे ये हमारा एक जगह और होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ होता है, ये होता है हमारी मसल्स के अंदर, कहाँ पर होता है भाई, मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ, मांसपेशियों में होता है भाई ये, पता होगा ना इतना तो। और कौन सी मांसपेशियों में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिन मांसपेशियों पे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारी ये बाजुएं होंगी, ठीक है, हमारी ये थाई वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर होता है। इसलिए इन मसल्स के अंदर क्या होते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना वो एसिड बनता है, या तो एल्कोहल बनता है या एसिड बनता है। चलिए अब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या बनेगा, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, इससे बनेगा क्या, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, वो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, वो प्रोडक्ट आपका होगा, या तो वो होगा बच्चे CO2, H2O प्लस में आपके यहाँ से क्या बनेंगे, एनर्जी यानी कि ATP की फॉर्म में आपकी एनर्जी बनेगी। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेंगे बच्चे अल्कोहल, हिंदी में भी अल्कोहल ही लिखोगे, और एक बच्चे बनेंगे यहाँ से एसिड्स, क्या बनेगा, एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, तो हिंदी में ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, समझ में आ गई, सिंपल सी। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अरे इतनी बात समझ में आई या नहीं,
अब एक लास्ट बात और करते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर 36 एटीपी एनर्जी बनती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के कितने, और एनारोबिक के अंदर कितने बनते हैं बच्चे, 2 एटीपी बनती है एटीपी एनर्जी, 2 के अंदर 36। और ये जो एसिड होता है ना यहाँ पर, ये इसी होता है, वो लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में जाकर इकट्ठा हो जाता है जिससे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। आगे करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा इस। ये एक बार टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जल्दी से इसको नोट करो तब तक मैं हटता हूँ। और एल्वियोली में एक पॉइंट और ऐड कर लेना तुम लोग, एल्वियोली में मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट और यूज कर लेना। पॉइंट कौन सा यूज करोगे, कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना हमारे लंग्स की, वो एल्वियोली होती है। हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना बच्चे, वो क्या होती है, एल्वियोली ही होती है। तो लिखो भाई जल्दी। लिख, अब लिखो। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन मानव में, मानव में श्वसन चरण। देखिए भाई, जो श्वसन होता है ना ह्यूमन के अंदर, वो 3 चरण में होता है। वो आपका कितने चरण में होता है, वो आपका 3। एक को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बच्चे कहेंगे सर हिंदी में, हिंदी में भी यही होता है। एक होता है बच्चे क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र, क्रेब। एक होता है ई टी टी ना, होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल। तुम क्या बोलते हैं, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल, या इसको चेन भी बोला जाता है शायद कुछ। ये 3 चरण होते हैं हमारे इसके अंदर। अब इन तीनों चरणों के बारे में हमें 1 बाय 1 करके इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे डाउट आज ही क्लियर हो। तो हम यही शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले ग्लाइको। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बच्चे आपका ग्लाई, इसका मतलब होता है ग्लू, क्या होता है भाई, है ना, ग्लू पिया हुआ सबने, पिया हुआ। इसके अलावा जिसमें एक और वर्ड है, जिस वर्ड है ये आपका लाइसिस, का मतलब होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन यानी कि टूटना, विखंडन होना। यानी कि इसका कुल मिला के मतलब यह होगा कि भाई ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और भाई साहब जो हमारा ग्लूकोज है यहाँ पर, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये आपका किसके अंदर टूटता है, ये आपका टूटता है किसमें भाई, पायरुविक एसिड में। आपका किसमें टूटता है बच्चे, पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी बोल देते हो आप इसको आम ना। इस पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3OOH, ये होता है इसका पायरुविक एसिड का, पायरुवेट आपका। ये ग्लाइकोलाइसिस की खास बात क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस आपका एनारोबिक भी हो सकता है ना, और ये आपका एरोबिक भी हो सकता है। ये आपका एनारोबिक भी हो सकता है और एरोबिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इट कैन बी, इट कैन बी एनारोबिक और एरोबिक, दोनों हो सकता है। ये भाई आपका एवाईवीए भी हो सकता है, ये आपका या वाईवीए भी, दोनों हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है, ये दोनों हो सकते। और ये मोस्ट प्रोबली तो क्या होता है आपका एवाईवीए ही होता है। ये आपका मोस्ट प्रोबली क्या होता है बच्चे, एवाईवीए। मोस्ट प्रोबली क्या होता है आप लोगों का, एवाईवीए ही होता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं इसी के अंदर, इसकी साइट होता कहाँ पर है ग्लाइको,
ग्लाइकोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है, जगह कौन सी है जहाँ पर ये होता है? जगह का नाम होता है बच्चे क्या? कोशिका द्रव्य। जगह का नाम क्या होता है? कोशिका द्रव्य, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इसको हम कहते हैं बच्चे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका ये कितने एटीपी एनर्जी आप लोगों को यहाँ से मिलती है? देखिए भाई, जब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है ना, आपका ये पायरुविक एसिड बनता है, और अगर इस पायरुविक एसिड से एनर्जी ना बने तो ये पायरुविक एसिड ही होता है जो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड फिर हमारी मसल्स के अंदर या जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर मांसपेशियों होने लग जाता है, और वहाँ पर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। जैसे एथलीट होते हैं ना, एथलीट एथलीट लगातार उनके क्रैम्प बड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद आगे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से हमें ये पायरुविक एसिड से या इससे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से हमें एनर्जी कितनी मिली? देखो, अगर यहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है 4 एटीपी, चार बनते हैं, चार बनते हैं। लेकिन दो जो होते हैं ना, दो, वो इस प्रोसेस को करवाने में ही खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी एनर्जी जो है इस प्रोसेस को करवाने में ही उड़ गई, बात खत्म होगी। अब यानी कि टोटल जो नेट बनता है, यानी कि मैं इसमें से क्या करूं बच्चे, -2 एटीपी कर दूं, क्योंकि बच्चे ये ग्लाइकोलाइसिस है ना आपका 2 स्टेप के अंदर होता है, और लगभग 10 जो है कैटलिस्ट रिएक्शंस इसके अंदर होती है, जिसके अंदर जो है ये 2 एटीपी खत्म हो जाती है। यानी कि नेट अगर मैं बात करूं, नेट अमाउंट की अगर मैं बात करूं, तो नेट अमाउंट कितना आएगा निकल, 2 एटीपी आएगा। नेट अमाउंट कितना आएगा? 2 एटीपी आएगा। हालांकि कोई तुमसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस में बनता कितना है, तो आप कहोगे 4 एटीपी, लेकिन इसका एज ए रिजल्ट आप ये कहो कि लास्ट में हमें मिलता कितना है, तो हम कहेंगे बच्चे कितना? 2 एटीपी। ठीक है, और बताओ भाई, ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है बच्चे, इसको एक नाम और दिया जाता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ऊपर से, क्योंकि इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नाम जो है होता है ईएमपी पाथवे। इसको और क्या बोला जाता है? एमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ईएमपी का मतलब यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था एम्बेडन, एम्बेडन, दूसरे का नाम था बच्चे मेयर हॉफ, मेयर ऑफ, तीसरे का नाम था बच्चे पार्नास। 3 साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पर जो है ईएमपी पाथवे या ईएमपी साइकिल भी बोला जाता है। तो यानी कि हमारा पहला स्टेप खत्म हो। पहले स्टेप में हमारे पास क्या बना है बच्चे? पहले स्टेप में हमारे पास पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से है 2 एटीपी, लेकिन बनी कितनी थी? 4। 4 में से 2 कहाँ गई? इस प्रोसेस को करवाने में ही खर्च हो गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो आप लोगों को बात समझ में आ रही है हमें, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, तक मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर भाई। अब लिखिए बच्चे, दूसरा कौन सा था हमारा? था हमारा बच्चे क्रेब साइकिल। क्या था भाई? क्रेब साइकिल, क्रेब्स, क्रेब चक्कर की क्या खास बात है? ये आपका एरोबिक होता है, ये आपका क्या होता है बच्चे? एरोबिक होता है। ये आपका पुष्पो ऐसा श्वसन, और अगर ये वायवीय श्वसन है तो ये होगा कहाँ पर? होता है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी और इंग्लिश माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आगे आपको जो बात याद रखनी, यहाँ पर क्या होता है, वहां पर जो पायरुविक एसिड बना था हमारे पास, तो आपका पायरुविक एसिड बना COCO, इसके साथ क्या मिल जाती है? यानी कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक, यानी कि जो आपके पास पायरुविक एसिड बना था उसका क्या होगा यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो। पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या क्या एक बनेगा बच्चे, एक प्लस में, और प्लस में कुछ बनेंगे यहाँ पर आयंस। क्या बनेंगे? आयंस बने। ऑक्सीडेशन होगा तो एक्चुअल में ये ऐसे टूट जाए, ओ नेगेटिव और H पॉजिटिव जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 COO ऐसे करके। ठीक है, CH3 सॉरी, ठीक ढंग से
इसको ये बन जाएगा ऐसे ओ COO, और ये ऐसे आयन में टू, आयंस का क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन। अब यहाँ से हमें एनर्जी कितनी मिली, तो इस क्रैब साइकिल से बच्चे हमें एनर्जी है, हमारी एनर्जी को एनर्जी मिलती है ATP। कितनी मिलती है भाई, 2 ATP। यानी कि क्रैब से भी हमें 2 ही मिली, और बच्चे जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वहां से एनर्जी मिली, हमें सिर्फ 2 ATP मिली। ठीक है, बस आगे कोई आपसे पूछे कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कौन से प्रोसेस में होता है, कौन से स्टेप में होता है, तो आप बताओगे क्रैब साइकिल के। ठीक है, क्रेब्स जो नाम तक पढ़ा ना इसका, वो था हेनरी क्रेब्स नाम से कोई साइंटिस्ट था, उसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। इसको नोट करो जल्दी, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। जल्दी से नोट करो बच्चे, इतना टाइम नहीं है। हाँ जी, दिया। हाँ, एक पॉइंट और लिखो, इसको TCA भी बोला जाता है। इसका अदर नेम क्या है बच्चे, इसका अदर नेम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहा जाता है। आई होप लास्ट पढ़े अब, साइकिल पढ़ ना भाई। अब लास्ट वाली हेडिंग डालिए, EMP साइकिल। तो क्या बोलते हैं, EMP साइकिल बोल, तुम पढ़ा दी थी ना मैंने। अरे ETC था यार, इलेक्ट्रॉन ट्रांस। ये भी आपका कैसा होता है बच्चे, एरोबिक, आपका एक वायवीय श्वसन। ये भी आपका कहाँ पर होता है, ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास क्या बने थे लास्ट में बच्चे, आयंस बने थे, है ना, आयंस। उन आयंस का क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर क्या होता है, हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ आयन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस, टेक प्लेस। यहाँ आयनों का, आयनों का ऑक्सीकरण होता है। आयनों का क्या होता है, आयनों का। और इस पूरे स्टेप में से टोटल एनर्जी 36 ATP, टोटल एनर्जी 36 ETC से हमें कितनी एनर्जी। यानी कि कोई तुमसे पूछ ले कि आयनों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो आप बताओगे तुमसे कोई ये पूछ ले पायरुविक एसिड का जो है ऑक्सीकरण कहाँ, तो आप बताओगे क्रेब्स साइकिल में। पायरुविक एसिड बनता कहाँ पर है बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। हम अब टोटल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता भाई, जो ग्लाइकोलाइसिस है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इससे हमारे पास निकल के आए 4 ATP। तो आप लोगों का क्रेब्स वाला था, क्रेब्स वाले से कितने आए बच्चे हमारे, 2 ATP। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल, इससे कितने निकल कर आए, इससे निकल कर आए 2 ATP, सॉरी 36 ATP, कितने निकल के आए 36। यानी कि टोटल तो हमारे पास कितनी एनर्जी बनी, 48 ATP ना, 40 ATP कितनी बनी बच्चे, 40 बनी हमारे पास पूरी। लेकिन हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस करवाने में 2 यहाँ पर खत्म हो गए थे, तो खत्म हो गए, तो इसलिए में से हम इसमें से 2 घटा देते हैं, और हमारे पास टोटल 38 ATP। तो यहाँ पर टोटल जो एनर्जी बनी हमारे पास वो कितनी, टोटल एनर्जी का जो अमाउंट है हमारे पास वो 38 ATP। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, ये टॉपिक पर क्या हो, खत्म हो, ये बताओ। अरे बोलो कुछ भाई। यही था रेस्पिरेशन में, था क्या रेस्पिरेशन, पढ़ लिया रेस्पिरेशन, बता दिया आप, टाइम लगा था रेस्पिरेशन।
अब इसके अंदर एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एस्पिरेटरी एसपी श्वसन अंग, ऑर्गेनिज्म होता है ना। देखो भाई, शुरुआत करते हैं पीसीज से। गए होगे तुम्हें बात करना, ये होता है बच्चे मत्स्य, मत्स्य बोलते हैं ना, मत्स्य बोलते हैं, लिख लेना भाई, लिख लिया बोल। तो इनके पास क्या होते हैं बच्चे, सब जानते हैं, इनके पास होते हैं, पास तो होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन तो समझते होगे ना तुम सभी। एम्फीबियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयचर, जल और थल दोनों में रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेंढक हो गया, फ्रॉग, फ्रॉग। अब एग्जाम्पल के लिए मैं फ्रॉग ले लेता हूँ। अब ये उभयचर जो होते हैं ना, ये बच्चे कैसे सांस लेते हैं, एग्जाम्पल हम फ्रॉग से समझ लेते हैं। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग की हमारे पास तीन पोजिशंस होती, अवस्थाएं होती है, अवस्थाएं होती है। एक तो हम बोलते हैं बच्चे टेडपोल, ना होगा तुम सबने टेडपोल को, हिंदी में टेडपोल ही। एक बच्चे जब ये अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक होती प्रसुप्त अवस्था, बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त अवस्था बोलते हैं। याद आ जाएगा, मैं लिख इसमें भी। टेडपोल जब होता है ना, मतलब ये मछली के टाइप का होता है, जब ये पानी में पैदा होता है तब ये आपका सांस किस, ये गिल से लेता है, गलफड़े। अडल्ट जब हो जाता है तो बच्चे ये किस में लेता है, लंग्स में, लंग्स से, फेफड़ों से। लेकिन जो प्रसुप्त अवस्था होती है, प्रसुप्त अवस्था मतलब ये है कि मेंढक, आप लोगों को पता, बरसाती मौसम बाहर निकल, बाकी समय तो यही है जमीन। जब ये जमीन के अंदर रहते हैं तो ये आपका किससे सांस लेते हैं, ये जब ये जमीन आपके लेते, स्किन से सांस। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि त्वचा से, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब जो आपके एम्फीबियन है वो गिल से भी सांस ले सकते, लंग से भी, स्किन से भी। अगर एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो, ऑल ऑफ द अबव, तो इसके अंदर आप ऑल ऑफ द अबव लगाओगे, ये नहीं कहोगे कि लंग से लेते हैं, गिल से लेते हैं, या उससे लेते हैं, या इससे लेते हैं। भाषण में आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है। हाँ भाई, मैं क्या कहता था तुम्हें, हाँ मैं कह रहा था, हाँ प्रसुप्त अवस्था क्या होती है, हाइबरनेशन बोलते हैं बच्चे। क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन, याद आ गया, क्या बोला जाता है भाई, प्रसुप्त अवस्था। चलिए भाई, इसके बाद हम बात करते हैं रेप्टाइल की। रेप्टाइल वो सरीसृप, जैसे कि मछली हो गई, हाँ, मगरमच्छ हो, टाइल, ठीक है, एलिगेटर हो गया, ठीक है, मगरमच्छ, सांप हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। देखिए ये जो सांस लेते हैं सरीसृप, सरीसृप के अंदर आप ये सोचोगे क्या इनके पास फेफड़े होते हैं, मैं ये कहूँ कि भाई इनके पास फेफड़े होते हैं, तो आप क्या कहोगे, नहीं सर नहीं होते, इनके पास फेफड़े। रेप्टाइल जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, लंग से सांस। लेकिन लेकिन बच्चे जो सरीसृप होते हैं ना, इनमें से कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं, हालांकि तुम्हें पता है सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो आप देखते हो कि अब सर्दियों में आपको छिपकली कहीं दिखाई नहीं देती। छिपकली अब जो होती है वो प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है, किस में चली जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है। जब ये हाइबरनेशन में होते हैं, जब ये हाइबरनेशन में ये नीचे तो बच्चे ये किससे सांस लेते हैं, आप किस, यानी कि रेप्टाइल जो होते हैं वो आपका त्वचा से भी सांस ले सकता है और फेफड़ों से भी सांस ले, ऐसा मत। इसके बाद हम बात करते हैं एव्स। एव्स कौन होते हैं भाई, पक्षी, बर्ड्स, हाँ, ये लेते हैं बस फेफड़ों से। अब कुछ अलग बातें, अच्छा मैमल्स रह गया है ना, मैमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। स्तनधारी जो होते हैं ना, का क्या सीन रहता है, ये आपके लंग से ही, यहाँ ह्यूमन, ठीक है, व्हेल, ठीक है, शार्क मछली, शार्क आपने
ये आपकी इसी सांस लेती है, क्योंकि वो आती है डॉल्फिन आती है, इसके अंदर आती है ये आपकी मेमोरी। ये पॉइंट लिख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो इनके बारे में 4 पॉइंट और रह गए, फिर हमारा ये चैप्टर जो है बच्चे वो देख लिया भाई। भाई तो हम बात करते हैं आगे टेप वॉर्म। टेप वॉर्म तो सुना? टेप वॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म का कर्मी, अरे उनका नाम सुना है तुमने? नाम क्या सुना हो? बचपन में तुम्हारे पेट में कीड़े कूड़े पड़ जाते थे, ये यही होते हैं फुफ्फाकर्मी। ठीक है, ये किससे सांस लेते हैं बच्चे? सांस लेते हैं आपके किन से? किससे सांस लेते हैं बच्चे? सांस लेते हैं आप लोग किन से, यानी कि त्वचा से। इसके बारे में बात होता है अर्थवोम। अर्थवोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? केचुआ। केचुआ बबुआ, ये भी किससे सांस लेता है? स्किन से सांस लेता है, यानी कि। इसके बाद तुमने सुना होगा कॉकरोच, क्या बोलते हैं? चट्टा। तिल चट्टा जो होता है इससे सांस लेता है ये, बस एक्सेप्शनल याद रखना। ट्रैकिया, ट्रैकिया से सांस लेता है, वायु नली होती है उससे। इसके बाद आ जाते हैं इंस, यानी कि कीड़े मकोड़े। ये इंसेक्ट्स को भी हम कीट जो होते हैं भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थलीय, क्या हो जाते हैं आपके? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल समझते हो ना, स्थल पे रहने वाले। और एक हो जाते हैं जलीय, एक्वाटिक, पानी में रहने वाले। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। जैसे कि हम मान के चलते हैं मच्छर हो गया है, ये हो गई, देखी होगी ना, मच्छर हो गया, मक्खी होगी। ठीक है, ये कीट हो। यहाँ पर इनके सांस लेने के लिए इनके पास एक और होता है, फेफड़े जैसा ही होता है, उसको कहते हैं पैकेट टाइप्स होते हैं और, तो वो बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके पास जो जलीय होते हैं, जो जलीय कीट होते हैं, इनके पास क्या होता है बच्चे? बुक गिल। बुक का नाम भी यही है भाई, हिंदी और इंग्लिश में यही। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के। ठीक है, इसके अंदर बच्चे आंट भी आ गई, मधुमक्खी भी आ गई, कभी कभी ये सोचो स्थलीय में जो है मधुमक्खी भी आ गई, आंट भी आ गई, सारी चीजें आ गई ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो, फाइव और 6, चैप्टर के नोट जो है तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल, बायोलॉजी पर मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम। बख्शोरा, बक एस, ये मेरा टेलीग्राम। ठीक है, नोट्स का कंटेंट डाल। अब रेगुलर तुम्हारी क्लास ऐसी ही होगी, आज ही हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बाद हम जो है फिर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, का नाम होगा, कल हम इस, तक के लिए सभी को बाय, बेस्ट, हैव ए नाइस डे।